इस तरह से हमने पढ़ी थी प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट। इसी तरह से अब हमने करनी है पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। ठीक है, उसके लिए क्या क्या कंसिडरेशन है, किन किन चीज़ों को हमने माइंड में रखना है, यहाँ पे आ जाती हैं। ज़ाहिर है अब जब ऑपरेट हो जाता है, सर्जरी हो जाती है पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट में, उसके बाद हम बनाते हैं रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम। रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में हम क्या बताएंगे, थेरेपेटिक एक्सरसाइजेज कौन कौन सी हैं, फंक्शनल ट्रेनिंग किस तरह से करनी है, ऑन गोइंग पेशेंट की एजुकेशन किस तरह से करनी है। ठीक है, सिर्फ ना रिहैबिलिटेशन सर्जरी से पहले ज़रूरी नहीं होती है, सर्जरी के बाद उल्टा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्योंकि देखें सर्जरी हुई है, लेट्स सपोज किसी को CTS था, ठीक है, कार्पल टनल सिंड्रोम, उसकी सर्जरी हुई है। आपको पता है मीडियन नर्व का इशू होता है, वो जो उसकी इम्पेंजमेंट हो जाती है और मीडियन नर्व जो है हमारे हैंड में सप्लाई कर रही है। ठीक है, अगर हम उसकी रिहैबिलिटेशन नहीं करेंगे तो उसका जो चाहे सर्जरी के भी बाद होगा ना, तो उसका रिस्पॉन्स उस तरह से वापस नहीं आएगा। तो रिहैबिलिटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर पोस्ट सर्जिकल रिहैबिलिटेशन नहीं हो रही है ना, तो आपको उतने इफेक्ट्स नहीं मिलते हैं। तो सर्जरी सक्सेसफुल हुई है या नहीं हुई है, ज़्यादा मैटर करता है कि आपने पोस्ट सर्जिकल रिहैब किस तरह से की है। ठीक है, पोस्ट सर्जिकल रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में हम देखेंगे, अच्छा यहाँ पे ना, अच्छा कुछ चंद किस तरह के फैक्टर्स हैं जो सर्जरी के बाद जो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम करवाया जाता है ना, उसको इफेक्ट करते हैं, उसके लिए मैटर करते हैं। क्या है कि टिश्यू पैथोलॉजी और डैमेज किस हद तक का था, लेयन की सिवियरिटी किस हद तक की थी, कितना साइज था, टाइप एंड यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर किस तरह का था, एज मैटर करती है। क्योंकि आपको पता है कि हीलिंग जो वूंड है उसकी हीलिंग भी होनी है, तो उसके लिए भी नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं कि हीलिंग कितनी जल्दी होगी या नहीं होगी। ठीक है, एज, एक्सटेंट ऑफ द प्री ऑपरेटिव इम्पेयरमेंट्स कितनी है, हेल्थ हिस्ट्री भी मैटर करती है, मेडिकेशंस यूज़ हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, डायबिटीज़ अगर किसी को है तो आपको पता है, देखो डायबिटीज़ होती है तो हीलिंग डिले होती है, लाइफस्टाइल किस तरह की है, टोबैको तो नहीं यूज़ करते, गोल्स, एक्सपेक्टेशन, सपोर्ट, लेवल ऑफ मोटिवेशन क्या है। ठीक है, एंड देन उसके बाद है कि एबिलिटी टू एडहेयर एन एक्सरसाइज प्रोग्राम, के जो आपने एक्सरसाइज प्रोग्राम बना के दिया है वो सर्जरी के बाद भी उसको फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। हीलिंग की भी स्टेजेस होती हैं। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइप ऑफ टिश्यू इन्वॉल्व, किस तरह का टिश्यू इन्वॉल्व है, देन इमोबिलाइजेशन और रीमोबिलाइजेशन में क्या रिस्पॉन्स है, इंटेग्रिटी ऑफ स्ट्रक्चर एडेशन टू इन्वॉल्व टिश्यूज एंड फिलॉसफी ऑफ द सर्जन। ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं कंपोनेंट, प्रोग्रेशन, आउटकम ऑफ पोस्ट ऑप रिहैब प्रोग्राम। इन चंद एक फैक्टर्स को कम से कम अपने माइंड में रख लेना, जितने जहन में रह गए। ठीक है, तो ये आपकी हैं इन सारी चीज़, जिस हमने कहा था ना कि प्री ऑपरेटिव से पहले इन बातों को हमने कंसीडर करना होता है, तो पोस्ट ऑप के बाद हमने इन बातों को कंसीडर करना होता है। ठीक है, क्योंकि ये वो फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं रिहैब प्रोग्राम को। अब इसी तरह हमने पढ़ा था प्री ऑप एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन, अभी हम करेंगे पोस्ट ऑप एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन। पोस्ट ऑप एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन में ना जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो है जी स्किन की इंटेग्रिटी हमने देखनी है। ठीक है, स्किन जो भी ऑब्वियसली जो वूंड है उसकी हमने इंस्पेक्शन करनी है, जो इंसिजन लगा है उसको इंस्पेक्शन करनी है बिफोर एंड आफ्टर ईच एक्सरसाइज सेशन टू आइडेंटिफाई एनी एविडेंस ऑफ वूंड इन्फेक्शन। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हमने ये देखना है। एवरी पोस्ट ऑफ रिहैब प्रोग्राम मस्ट बी बेस्ड ऑन इनिशियल एंड ऑनगोइंग एग्जामिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल पेशेंट। और यहाँ पे हम ज़्यादातर जिस चीज़ को नोट करेंगे वो मैंने आपको बता दिया है, इंटेग्यूमेंट्री इंटेग्रिटी को। इसके लिए उन्होंने बताया है बॉक्स 12.3, और इस बॉक्स में उन्होंने जो बातें बताई वो ये है कि जो वूंड है, जो इंसिजन थी, उनमें हमने ना कुछ साइंस है उनको नोट करना है, जैसे रेडनेस तो नहीं हो रही, टिश्यू नेक्रोज तो नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके जो अराउंड में स्ट्रक्चर्स है ना, उनको हमने ये देखना है। देन उसके बाद है पैल्पेट अलोंग द इंसिजन एंड नोट एनी साइन ऑफ, कोई टेंडरनेस तो नहीं है, एडीमा तो नहीं है, हीट तो नहीं बढ़ रही है। कलर हम देखेंगे स्किन का, चेक फॉर द साइन ऑफ ड्रेनेज देखेंगे। देन उसके बाद है अमाउंट ऑफ ड्रेनेज ऑन द ड्रेसिंग, नोट द इंटेग्रिटी ऑफ इंसिजन देखेंगे क्रॉस द जॉइंट एंड ड्यूरिंग एंड आफ्टर एक्सरसाइज एज इंसिजन हील, चेक द मोबिलिटी ऑफ द स्कार। ये चंद एक बातें हैं, यानी कि इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम को हमने इंस्पेक्ट करना होता है। पोस्ट ऑप की बात हो रही है। अब पोस्ट ऑप की जो है ना रिहैब की फेजेस होती हैं, ये हम चैप्टर 10 में भी पढ़ चुके हैं। 3 फेजेस होती हैं, एक्यूट, सब एक्यूट एंड क्रॉनिक। फिर आपको पता है एक्यूट का एक और नाम भी होता है इन्फ्लेमेटरी, एक्यूट का ही नाम होता है इन्फ्लेमेटरी, सब एक्यूट का नाम होता है प्रोलिफरेटिव, क्रॉनिक का नाम होता है रीमॉडलिंग। ये 3 स्टेजेस हैं पोस्ट ऑप रिहैब की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऑब्वियसली एक्यूट स्टेज है। ठीक है, ताज़ी सर्जरी हुई है, वूंड हीलिंग अभी ज़ाहिर है नहीं हुई है, इंसिजन लगा हुआ है, ठीक है, तो ड्रेसिंग हुई है। अब उस स्टेज में क्या होगा, पेन भी होगा, जाहिर है पोस्ट ऑफ पेन होगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ डिस्ट्रप्शन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, स्वेलिंग होगी, पोस्ट ऑफ स्वेलिंग होगी। ये सारे पॉइंट्स जो है ना यहाँ पे मेंशन है। ये जो है 3 स्टेजेस है ना, इनको ना अलग अलग करके भी बताया गया है। 3 स्टेजेस में मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज़ होती है। ठीक है, ये यहाँ पे मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज़ होती है, वो पहली स्टेज होती है, क्योंकि एक्यूट स्टेज है ना उसमें आपको बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, प्रोटेक्शन करनी है। मॉडरेट प्रोटेक्शन फेज़ आ जाती है, फिर उसके बाद मिनिमम प्रोटेक्शन फेज़ आ जाती है, या रिटर्न टू फंक्शन फेज़ आ जाती है। सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा ख्याल करना होता है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि
ज़ाहिर है उस वक्त सर्जरी हुई हुई है तो वोंड पे कोई इफेक्ट हो सकता है। मॉडरेट प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, ये सेकंड स्टेज है। और जब बिल्कुल भी मतलब मिनिमम से मिनिमम प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, अब आपके मज़े आप आराम से अपने जो है ना फंक्शनल एक्टिविटीज़ कर सकते हो, वो है जी रिटर्न टू फंक्शन फेज। ठीक है, अब मज़े भी इतने हद तक नहीं होते क्योंकि ऑब्वियसली सर्जरी होती है तो लिमिटेशंस तो बहुत ज़्यादा आ ही जाती हैं, लेकिन ये है कि आपको उस हद तक प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है जो आपको फर्स्ट स्टेज में पड़ी थी। अब हम पढ़ रहे हैं पहली स्टेज, और वो हमारे पास आ जाती है जी एक्यूट वाली। ठीक है, अब इसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखेंगी, पोस्ट ऑफ पेन मिलेगा, पोस्ट ऑफ स्वेलिंग मिलेगी, पोटेंशियल सर्कुलेटरी एंड पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस मिलेंगी। देखो ये सारी पी से ही हैं, और आपको अभी हमने पी वाली चंद बातें और भी पढ़ी थी, भला कौन सी पढ़ी थी हमने प्री ऑपरेटिव में, जो है उसका एग्जामिनेशन और इवैल्यूएशन, एंड देन उसके बाद उसका जो मैनेजमेंट थी, इसकी एजुकेशन थी, पेशेंट की एजुकेशन थी, पेशेंट की मैनेजमेंट थी, उसके हमने पी पढ़े थे। ठीक है, मैंने कहा था प्लान ऑफ केयर है, पी से प्लान ऑफ केयर है, पी से ही प्रिकॉशंस है, पी से ही जो है ना पोस्ट ऑफ एक्सरसाइजेज हैं, पोस्ट ऑफ प्रिकॉशंस है, पोस्ट ऑफ एक्सरसाइजेज हैं, तो उसके बाद है पेन मैनेजमेंट, ये हमने पी वाले ही पढ़े थे। ठीक है, पेशेंट की एजुकेशन में। अब यहाँ पे जो फंक्शनल इंपेयरमेंट और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इंपेयरमेंट आएंगी सर्जरी के बाद। एक्यूट स्टेज में आपको पोस्ट ऑफ पेन मिलेगा, पोस्ट ऑफ स्वेलिंग मिलेगी, पोटेंशियल सर्कुलेटरी और पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, जॉइंट स्टिफ होंगे, लिमिटेशंस होंगी मोशन की, जाहिर है इंजरी बिकॉज ऑफ इंजरी टू द सॉफ्ट टिश्यू, एंड नेसेसरी पोस्ट ऑफ इमोबिलाइजेशन तो करनी ही पड़ेगी। मसल डिस्यूज एट्रोफी भी हो सकती है, इमोबिलाइजेशन की वजह से स्ट्रेंथ तो होनी नहीं है वैसे भी फंक्शनल एक्टिविटीज़ के लिए, एंड लिमिटेशंस ऑफ द वेट बेयरिंग, पोटेंशियल लॉस ऑफ स्ट्रेंथ एंड मोबिलिटी ऑफ द नॉन ऑपरेटिव जॉइंट। ये सारी चीज़ें ना आप इमेजिन करो अपने दिमाग में ना, एक ऐसा बंदा जिसकी सर्जरी हुई है, ठीक है, या मतलब फैमिली में कोई भी ऐसा बंदा जिसकी सर्जरी हुई है, जिसे जस्ट उसको इमेजिन करो, तो उसको देखो उसको क्या क्या हुआ था। ठीक है, पेन तो होता ही है, हर किसी को होता है, जाहिर है कॉमन सेंस की बात है, पोस्ट ऑफ पेन तो होता ही है, स्वेलिंग भी होती है। ठीक है, पोटेंशियल सर्कुलेटरी या पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती हैं, और जिस हिस्से की हुई है वहाँ पे लिमिटेशंस आएंगी, मोशन नहीं होगा, स्टिफनेस होगी। ठीक है, एडीएल्स नहीं परफॉर्म हो पाएंगे, वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज तो दूर की बात है, स्ट्रेंथ तो होनी नहीं है फंक्शनल एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको ये देखो, ये आपको ये फालतू बातें नहीं है, ये सारी चीज़ें अगर आपके माइंड में रहेंगी ना, तो ही आप उसकी मैनेजमेंट कर पाओगे, तो ही आप उसका प्लान ऑफ केयर बना पाओगे। आपको पता ही नहीं है बंदे को पेन होता है, बंदे को स्वेलिंग होती है, उसको पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जॉइंट सिकनेस होती है, मसल डिस्यूज है, एट्रोफी है, स्ट्रेंथ नहीं है, एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहा है, आप प्लान ऑफ केयर क्या खाक बना पाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब आपको पता होंगी तो प्लान ऑफ केयर उस हिसाब से बनेंगे। सबसे पहले जो है ना पेशेंट को एजुकेट करना है, पेशेंट की एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेशेंट एजुकेशन इन प्रेपरेशन फॉर सेल्फ मैनेजमेंट। आपने उसको क्या करनी है, इंस्ट्रक्शन करनी है, सेफ पोजीशन, लिम्ब मूवमेंट, स्पेशल पोस्ट ऑफ प्रिकॉशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस। अब इन्होंने ना बस इतना सा लिख के ना जान छुड़ा दी है, 2 लाइनें लिख के जान छुड़ा दी है। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा जो डिटेल यहाँ पर बताई गई है इस स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में जो इसमें बताई गई है, आगे नहीं है, इसी में है, हाँ इधर यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, इसमें उन्होंने बताया होगा एजुकेशन के बारे में भी, एंड दूसरी बात ये इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है चैप्टर नंबर 10 में। ठीक है, वहाँ पे अलग अलग हर एक हेडिंग को एक्सप्लेन किया गया है, पेशेंट की एजुकेशन क्या है, पोस्ट ऑपरेटिव पेन को डिक्रीज़ करने के लिए क्या है, अलग अलग उसको एक्सप्लेन किया गया। यहाँ पे तो सिर्फ एक बॉक्स बना दिया गया ना, तो ये सारा का सारा आप पीछे से देख के भी कर सकते होते हो। ठीक है, अब क्या है कि पेशेंट की एजुकेशन क्या करेंगे, उसको बताएंगे कि देखो आपकी यहाँ पे सर्जरी हुई है, एक तो आपने सेफ पोजीशन रखनी है, ठीक हो गया, लिम्ब की मूवमेंट्स आपने इस हद तक करनी है, इस हद तक नहीं करनी है, प्रिकॉशंस करनी है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, भाई ये वाली मूवमेंट आप नहीं कर सकते हो, वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज आप नहीं कर सकते हो, आप में स्ट्रेंथ नहीं है, अभी आपके मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं है तो आपने वेट नहीं उठाना, आपने जो है ना इस तरह से प्रिकॉशंस करनी है। ठीक है, जैसे अगर फर्स्ट कर लो किसी का जॉइंट इनस्टेबल था और उसकी ताज़ी सर्जरी हुई है, तो जस्ट इमेजिन अगर वो किस तरह की मूवमेंट कर लेता है, प्रिकॉशन नहीं करता, एहतियात नहीं करता, तो जाहिर है उसकी इंस्टेबिलिटी और हो जाएगी। तो इस तरह से आपने पेशेंट को एजुकेट करना है। फिर उसके बाद यह है कि डिक्रीज पोस्ट ऑफ पेन, मसल गार्डिंग एंड स्पाज्म। पोस्ट ऑफ पेन, मसल गार्डिंग और स्पाज्म को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज करेंगे, मोडालिटीज़ का इस्तेमाल करेंगे, टेंस का इस्तेमाल करेंगे। हमने इलेक्ट्रो में पढ़ा था टेंस किसके लिए होता है, पेन रिलीफ के लिए होता है, मेनली पेन रिलीफ के लिए होता है। ईएमएस का इस्तेमाल करेंगे, और जो है ना अच्छा नहीं अभी हम टेंस का इस्तेमाल करेंगे, कोल्ड और हीट का इस्तेमाल करेंगे, पैसिव मोशन करवाएंगे। ठीक है, सीपीएम हमने देखा था, सीपीएम है ये चैप्टर नंबर 4 में है, चैप्टर नंबर 3 में है, चैप्टर नंबर 3 में है सीपीएम के बारे में। ठीक है, कॉन्टीन्यूअस पैसिव मोशन हमने पढ़ा था। ठीक है, मशीन से वो करवाई जाती हैं, तो वो हम करवाएंगे ड्यूरिंग द अर्ली पोस्ट ऑप पीरियड। एनसेट्स देख सकते हैं, एनाल्जेसिक्स देख सकते हैं, क्योंकि बंदे को पेन है। देखो यहाँ पे ना पॉइंट से ही जाहिर है, क्या पहला पॉइंट है कि पोस्ट ऑफ पेन। पोस्ट ऑफ पेन आपको कॉमन सेंस बताओ, पेन कम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज तो चलो हो गई ना। ठीक है, एनसेट्स देंगे, मेडिकेशन से हम कैसे ट्रीट करेंगे, एनसेट देंगे, एनाल्जेसिक्स देंगे। ठीक है, दूसरा अगर हम इलेक्ट्रोथेरेपी के हवाले से देखें तो हम क्या कर
सकते हैं, हम टेंस लगा सकते हैं। तो पेन तो हो गया रिलीफ, ठीक है। मसल गार्डिंग है, स्पाज में तो ज़ाहिर मसल्स को क्या करना पड़ेगा, हमें रिलैक्स करना पड़ेगा, तो रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज हम देंगे, ठीक है। हीट अप्लाई करेंगे, कोल्ड अप्लाई करेंगे और CPM कराएंगे अर्ली पोस्ट ऑफ पीरियड में। फिर वूंड इन्फेक्शन ना हो, उसको हमने किस तरह से प्रिवेंट करना है। वूंड इन्फेक्शन ना हो तो हमें ये करना है कि इंस्ट्रक्शन और रिव्यू ऑफ प्रॉपर वूंड केयर, क्लीनिंग, ड्रेसिंग, ये तो कॉमन सी बात है, ठीक है। वूंड इन्फेक्शन ना हो तो प्रॉपर उसकी क्लीनिंग हो, प्रॉपर उसकी ड्रेसिंग करनी है ताकि उसका इन्फेक्शन ना हो। पोस्ट ऑफ स्वेलिंग को कम करने के लिए क्या करेंगे, पोस्ट ऑफ स्वेलिंग को कम करने के लिए क्या है वो, स्वेलिंग को कम करने के लिए ना मेनली राइस प्रोटोकॉल आ जाता है, ठीक है। रेस्ट, आइसिंग, ठीक है। इसके अलावा आपके पास है जी एलिवेशन करनी है, ये हम यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एलिवेशन ऑफ द ऑपरेटेड एक्सट्रीमिटी जो भी है। और उसके बाद है एक्टिव मसल पंपिंग एक्सरसाइजेज एट डिस्टल जॉइंट के ऊपर एक्टिव मसल पंपिंग एक्सरसाइजेज। कंप्रेशन गारमेंट यूज़ करनी है, वो उसी से बन गया ना, राइस से बन गया। ये देखो आर से हमारे पास क्या आ गया, रेस्ट आ गया, आइसिंग आ गई, सी से कंप्रेशन आ गया, ई से एलिवेशन आ गया, ठीक है। कंप्रेशन गारमेंट्स यूज़ करने हैं एंड जेंटल डिस्टल टू प्रॉक्सिमल जो है वो मसाज भी करना है, ठीक है। डिस्टल टू प्रॉक्सिमल यानी कि ये अगर ये फ़र्ज़ कर लो, ये यहाँ से जो है ना डिस्टल एक्सट्रीमिटी स्टार्ट हो रही है, डिस्टल टू प्रॉक्सिमल ऊपर की तरफ, यानी कि आप समझ लो आसान ज़बान में अपर मसाज करना है, सिंपल, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या होगा, स्वेलिंग जो है वो कम हो जाएगी। तो बस इतनी ही मैनेजमेंट है हमारी एक्यूट स्टेज में शुरू की स्टेज है ना, उसमें इतनी मैनेजमेंट है। लेकिन ज़ाहिर है अगर आपको लिखने को आ जाता ना तो सिर्फ एक डब्बा बनाने से तो हमें 15 नंबर नहीं मिलेंगे ना, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो फिर क्या होगा, पूरी उसकी थ्योरी में ही मेंशन करनी पड़ेगी और वो आपको चैप्टर नंबर 10 से आराम से मिल सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है सब एक्यूट वाली और क्रॉनिक वाली, इसमें ना आपको थोड़ी छोटी मोटी बातों की ना हेर फेर करनी होती है, आगे पीछे करने होते हैं अल्फाजों को, बाकी सारा का सारा वही चीज़ है, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। देखिए पोस्ट ऑफ रिहैब जो है उसका सेकंड स्टेज में क्या है, मॉडरेट प्रोटेक्शन स्टेज में एंड मिनिमम प्रोटेक्शन स्टेज में। एक मिनट अभी मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज़ का हमने 5th पॉइंट तो किया ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है 5, 6 एंड 7, 8 एंड 9, ये पॉइंट्स पे तो रह गए हैं ना। अभी उसका प्लान ऑफ केयर चल रहा है। देखो अभी हम पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट की एक्यूट स्टेज में कितना कर चुके हैं, हम पेन को मैनेज कर चुके हैं, हम स्वेलिंग को मैनेज कर चुके हैं, ठीक है। हम पेशेंट को एजुकेट कर चुके हैं और इसके अलावा हमारे पास कौन सा था, वूंड इन्फेक्शन को भी हम प्रिवेंट कर चुके हैं, ठीक है। इन्फेक्शन से बचाने के लिए क्लीनिंग और ड्रेसिंग ऑफ वुंड हो गया ना। अब पीछे क्या रह गया, हमने पढ़ा था ना कि पल्मोनरी, सर्कुलेटरी और जो है ना ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, तो उसको हम किस तरह से प्रिवेंट करेंगे। जैसे अगर DVT हो जाती है, एम्बोलस हो जाता है, नमूनिया हो जाता है, उसको हम किस तरह से प्रिवेंट करेंगे। उसको प्रिवेंट करने के लिए हम डीप ब्रीदिंग और कफिंग एक्सरसाइजेज करेंगे, ठीक है। एक्टिव एक्सरसाइजेज टू डिस्टल मस्कुलेचर, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करेंगे, कफिंग एक्सरसाइजेज करेंगे। तो उसकी वजह से ये होगा सर्कुलेटरी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगी, पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगी। और DVT के लिए हमने पीछे भी पढ़ा था एंकल पंपिंग होती है, वो भी हम उस तरह से भी करते रहेंगे। डीप वीनस थ्रोम्बोसिस, ठीक है, पैथो में हमने पढ़ा था, तो उसे प्रिवेंट करने के लिए एंकल पंपिंग भी ज़रूरी है। पल्मोनरी एम्बोलस ना हो, नमूनिया ना हो, डीप ब्रीदिंग और कफिंग एक्सरसाइजेज। फिर उसके अलावा जो है हमने कहा था कि जॉइंट की स्टिफनेस होती है, तो उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे, पीछे पढ़ा था ना इन पॉइंट्स में। मैंने बोला था ना अगर ये आपको पॉइंट्स याद रहते हैं ना तो प्लान ऑफ केयर बनाना बहुत आसान हो जाएगा। उसकी जो जॉइंट स्टिफनेस थी, अननेसेसरी जॉइंट स्टिफनेस को किस तरह से प्रिवेंट करेंगे, जो कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाते हैं उसको किस तरह से प्रिवेंट करेंगे। जाहिर है CPM कराएंगे, पैसिव करवाएंगे मोशन, ठीक है, पैसिव एक्टिव असिस्टिव रेंज ऑफ मोशन करवाएंगे इमीडिएट पोस्ट ऑफ पीरियड में। ज़्यादा एक्टिवली तो वो पेशेंट करने से रहा, उसकी ताज़ी सर्जरी हुई है, तो क्या वो एक्टिव परफॉर्म कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो पहले हम CPM से कराएंगे, पैसिव कराएंगे, फिर एक्टिव असिस्टिव रेंज ऑफ मोशन करवाएंगे। सही हो गया। मसल एट्रोफी से बचाने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि जो जॉइंट इमोबिलाइज है वहाँ पे एट्रोफी हो जाएगी, उसे हम क्या करेंगे, मसल सेटिंग एक्सरसाइजेज कराएंगे। दूसरा इसका नाम है आइसोमेट्रिक्स, ये है आई थिंक चैप्टर नंबर 6 में है, ये हमने 3rd ईयर में पढ़ा था, तो मुझे लगता है कि चैप्टर नंबर 6 में ही है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, रेजिस्टेंस वाला चैप्टर है उसमें। फिर मोशन को कैसे मेंटेन करना है, स्ट्रेंथ कैसे मेंटेन करनी है इन द एरियाज अबव एंड बिलो द ऑपरेटिव साइड में, किस तरह से हमने स्ट्रेंथ मेंटेन करनी है। एक्टिव रेजिस्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज करवाएंगे टू नॉन ऑपरेटिव एरिया, ठीक है। रेजिस्टिव एक्सरसाइजेज हमने ऑपरेटिव एरिया पे नहीं करवानी है। फंक्शनल मोबिलिटी को मेंटेन करना है तो अडेप्टिव इक्विपमेंट और असिस्टिव डिवाइसेज लगाएंगे ऑपरेटिव डिवाइस को प्रोटेक्ट करने, ऑपरेटिव साइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। और ये सारे पॉइंट देखो इसी वाले ही हैं। अब हम ना जल्दी इनको जो है ना रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो
अब ये क्या है, पहला पॉइंट क्या था कि पोस्ट ऑफ पेन बिकॉज ऑफ डिस्ट्रप्शन ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू। पेन को हमने कैसे मैनेज किया था, फटाफट से रिवाइज कर लो। पेन को हमने किस तरह से मैनेज किया था, हमने आंसर्स दिए थे, एनाल्जेसिक्स लगाए थे, ट्रांस को यूज़ किया था, कोल्ड अप्लाई किया था, हीट अप्लाई की थी, उससे पेन मैनेज हो रहा था, मसल गार्डिंग भी मैनेज हो रही थी, स्पाज्म भी मैनेज हो रहा था, सिंपल, ठीक है। स्वेलिंग किस तरह से हमने मैनेज की थी, पोस्ट ऑफ स्वेलिंग मैनेज करने के लिए हमने राइस वाला प्रोटोकॉल किया था, ठीक है। रेस्टिंग हो गया, आइस हो गई, कंप्रेशन गारमेंट्स यूज़ किए थे, एलिवेशन की थी और अपर मसाज दिया था, ठीक है, डिस्टल टू प्रॉक्सिमल। फिर सर्कुलेटरी और पल्मोनी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हमने क्या किया था, डीप ब्रीदिंग एंड कफिंग एक्सरसाइजेज की थी, ठीक है। डीवीटी से बचने के लिए और पल्मोनी कॉम्प्लिकेशन जैसे एम्बोलिस ना हो, नमोनिया ना हो, उससे बचने के लिए हमने क्या किया था, हमने डीप ब्रीदिंग और कफिंग एक्सरसाइजेज की थी। जॉइंट स्टिफनेस जो हो गई थी और मोशन की जो लिमिटेशन हो गई थी इंजरी या सॉफ्ट टिश्यू की वजह से, उससे बचने के लिए हमने क्या किया था, ठीक है। अब वो जॉइंट जो है वो बिल्कुल स्टिफ है, मोशन भी तो लिमिटेड है, सीपीएम करवाएंगे, ठीक है, मतलब सीपीएम से पैसिव मोशन करवाएंगे, पैसिव एक्टिव असिस्टिव रेंज ऑफ मोशन जो है ना वो हमने करवाएंगे। मसल डिसयूज एट्रोफी बिकॉज ऑफ इमोबिलाइजेशन, एट्रोफी मसल की ना हो क्योंकि जो एरिया है वो इमोबिलाइज्ड है, तो हमने की थी मसल सेटिंग एक्सरसाइजेज। आइसोमेट्रिक्स करवाई थी। अच्छा, आपको पता है आइसोमेट्रिक्स क्या होती है, मतलब आइसोमीन्स क्या था, आइसोमीन सेम और मेट्रिक्स मीन मेजरमेंट, मतलब आपने इस तरह से मेजर करना है, मेजरमेंट्स करनी है कि देखें जो आइसोमेट्रिक्स है ना, हमने कहा था ना मसल सेटिंग एक्सरसाइजेज जो हैं, जो आइसोमेट्रिक्स हैं, आइसो मीन सेम होता है, मेट्रिक्स मीन मेजरमेंट, मीन्स के हम मूवमेंट कर रहे हैं लेकिन क्या हो रहा है कि मसल की जो लेंथ है ना वो चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। अब देखो इस तरह से, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ये क्या है, मैं फिस्ट बना रही हूँ अपनी, ये देखो मैं ये फिस्ट बनी और आपको ये नज़र है, ये देखो यहाँ पे जो मसल्स हैं ना ये कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, लेकिन ये है कि मैंने इस तरह से मूवमेंट नहीं की। लेट्स सपोज मेरा यहाँ पे ना स्प्लिंट लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है या एल्बो जॉइंट पे लगा हुआ है स्प्लिंट, ठीक है। अब क्या है कि इस तरह से मैं आइसोमेट्रिक्स कर रही हूँ, ये आइसोमेट्रिक्स क्या है, मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, जाहिर है इम्पल्सेस तो आ रही हैं, तो उसकी टोन इस तरह से क्या होगी, मेंटेन रहेगी और उसकी एट्रोफी नहीं होगी, मसल वेस्टिंग नहीं होगी, उसकी टोन लॉस नहीं होगी, ठीक है। दिख रही है आपको, ये मसल सेटिंग एक्सरसाइजेज हम करवाते हैं। फिर उसके बाद क्या आ जाता है, जो उसकी स्ट्रेंथ और फंक्शनल एक्टिविटीज़ जो हैं लॉस हो गई थी, स्ट्रेंथ लॉस हो गई थी, तो उसके लिए हमने क्या किया था, रेजिस्टिव एक्सरसाइजेज करवाई थी नॉन ऑपरेटिव साइट की, ठीक है, नॉन ऑपरेटिव साइट की। ऑपरेटिव साइट पे हमने रेजिस्टिव एक्सरसाइजेज नहीं करवाई थी, नॉन ऑपरेटिव साइट पे जो है ना वो रेजिस्टिव एक्सरसाइज